तो कलाम द्वारा आयोजित फाइनल टेस्ट 2 जो फुल लेंथ टेस्ट हुआ था उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। तो जो साइकोलॉजी का क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। पहला क्वेश्चन आया था कि गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना रॉबर्ट गेने की पुस्तक का नाम क्या है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए गए। तो आपको शायद याद होगा कि इस प्रकार का एक त्रिभुज आपने पढ़ा है, नए वाले स्टूडेंट भी ध्यान रख लेना ऐसे, ठीक है, ऐसे पढ़ा होगा। सबसे पहला जो होता है आपका संकेत अधिगम, कौन सा अधिगम, संकेत अधिगम। दूसरा जो आपका होता है वो होता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, कौन सा, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं आपको। तीसरा होता है सरल श्रृंखला अधिगम, कौन सा, सरल श्रृंखला अधिगम, ठीक है। चौथा जो आपका होता है वो होता है शाब्दिक अधिगम, कौन सा, शाब्दिक अधिगम, ठीक। पांचवा जो होता है आपका वो होता है विभेदकारी या विभेदी अधिगम, विभेदकारी भी कह सकते हो अपन, ठीक है। फिर जो होता है आपका संपर्त्य अधिगम, ठीक। और फिर जो होता है आपका सिद्धांत अधिगम, और लास्ट में आता है समस्या समाधान अधिगम, कौन सा, समस्या समाधान अधिगम। तो ये कितने प्रकार हो गए समाधान अधिगम, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। संकेत अधिगम जो है ये निम्नतम स्तर है इसका, ठीक है, सबसे निचला स्तर ये है। और सबसे ऊपर का स्तर कौन सा है, जो है सबसे उच्च स्तर या उच्चतम स्तर भी कह सकते हो, वो है आपका समस्या समाधान अधिगम। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। बुद्धि के संबंध में सही कथन नहीं पूछा है। सबसे पहला, बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है, बिल्कुल। जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी वंशक्रम और वातावरण से ही जनित है, तो बिल्कुल सही बात है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, तो ये गलत हो गया। बुद्धि एक निश्चित आयु तक ही बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। तो ध्यान रखना, बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, एक निश्चित आयु तक होती है। तो सही नहीं पूछा था, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, बिल्कुल, महिला पुरुष के हिसाब से लिंग भेद नहीं करती है बुद्धि। बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर हो जाएगा, सही नहीं पूछा तो बुद्धि का लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत न होकर एक निश्चित आयु तक होती है। ये फुल लेंथ टेस्ट है, ध्यान रखना, जो है कलाम द्वारा आयोजित हुआ था कल। फिर है बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह, मतलब बालक सृजनात्मक योग्यता कब रखेगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, ठीक है, हो सकता है। अधिक नंबर प्राप्त करता है, अधिक नंबर प्राप्त करने का सृजनात्मकता से कोई लेना देना नहीं है। मतलब बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों अलग अलग चीजें, ये भी ध्यान रख लेना, बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों अलग अलग चीजें है। फिर आज्ञाकारी और गृह कार्य पूरा करता है, बिल्कुल नहीं। कक्षा में अनुशासन भंग करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1 कि बालक सृजनात्मक तब कहलाता है जब वो जिज्ञासा जो है अवश्य प्रश्न पूछता है, उसमें कुछ करने की क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और आपको बताइए अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है, कौन सा चिंतन, अपसारी चिंतन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक अवधारणा को उसका समग्रता के रूप में अध्ययन करके सीखा जाता है, ये कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो देखो, एक अवधारणा को उसका समग्रता के रूप में जो है अध्ययन करके, समग्रता मतलब पूर्णाकार भी कह सकते हो या समग्राकार। और पूर्णाकार कौन से शब्द से बना है, गेस्टल्टवाद से, कौन से, गेस्टल्टवाद से, जो एक जर्मन भाषा का शब्द है। तो गेस्टल्टवाद से संबंधित सिद्धांत कौन सा है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, ठीक है। इसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, अंतर्दृष्टि अनुबंधन द्वारा या फिर सूझ के सिद्धांत द्वारा जो है समग्रता आती है, ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने, ठीक है, याद आ गया होगा आपके। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण कौन सा है। तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया, मनोसामाजिक एरिक्सन ने दिया, ठीक है। क्या था इसमें, कितने चरण थे, टोटल 8 चरण थे, जिसमें पहला चरण कौन सा था, ये वैसे मैं जो है कि करवा चुका पिछली क्लास में, विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, यहां से शुरू होता है। और लास्ट जो चरण है ये पहला हो गया। लास्ट 8वां जो चरण है वो है संपूर्णता बनाम हताशा। पिछली जो अपनी क्लास हुई थी ना, कलाम का जो प्री हुआ था पेपर अभी 16 तारीख को, उसमें मैं 8 को डिटेल से करवा चुका। संपूर्णता बनाम हताशा, ये होता है लास्ट का, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4, संपूर्णता बनाम निराशा या हताशा भी हो सकता है, ठीक है। तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। कुछ शब्दों के जो है थोड़ा अलग मिल सकता है, जैसे हताशा की जगह निराशा मिल गया, तो इनमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना आप, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं? मतलब किसी भी प्रकार की असमर्थता के कारण बावजूद, मतलब किसी भी बालक में कोई असमर्थता है फिर भी बच्चे जो है किस चीज में जो है सक्षम होते हैं? देखो, हो सकता है चलने में सक्षम ना हो, सुनने में सक्षम ना हो, देखने में सक्षम ना हो, लेकिन सीखने में हर प्रकार का जो है व्यक्ति जो क्या होता है, समर्थ होता है। चाहे वो देख नहीं पा रहा, अंधा है, फिर भी वो सीख पाएगा। वो सुन नहीं पा रहा, फिर भी वो सीख पाएगा। वो चल नहीं पा रहा, फिर भी वो सीख पाएगा। तो सीखना जो होता है वो किसी भी प्रकार की असमर्थता के जो है प्रभावित नहीं होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति परीक्षण या व्यक्तित्व परीक्षण केटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण, केटल ने कौन सा दिया था? केटल ने दिया था 16 पीएफ प्रश्नावली। ठीक है, केटल की कौन सी है? 16 पीएफ प्रश्नावली है। तो यहां देखो 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली या 16 पीएफ प्रश्नावली भी कहते हैं। तो कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण केटल द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर 3 16 पीएफ व्यक्तित्व प्रश्नावली, हम कह सकते हैं 16 पीएफ है प्रश्नावली या 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। NEOFFI, FFI मतलब 5 फैक्टर इन्वेंटरी, ये दी आपकी पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने। पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने, ये वही है पंचकारक सिद्धांत। ठीक है, और फिर जो है वाक्य पूर्णता परीक्षण पाइन व टेंडलर ने दिया था, पाइन व टेंडलर ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है लोकस कंट्रोल, हो सकता है कईयों ने पहली बार नाम सुना होगा। लोकस कंट्रोल जो है जूलियन रोटर ने दिया था। किसने? नाम ध्यान रख लेना। व्यक्तित्व परीक्षण की विधि है जूलियन रोटर द्वारा दी गई है, जूलियन रोटर। मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट ने ये नाम पहली बार सुना होगा, लोकस कंट्रोल, तो जूलियन रोटर द्वारा जो है दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? बाह्य अभिप्रेरणा आपको पता है वो होती है जो बाहर से अपने को क्या करती है, मोटिवेट करती है। तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं पूछा है। वेतन बाह्य अभिप्रेरणा है, बिल्कुल बाहर से मिलता है अपने को प्रोत्साहन के रूप में, या हम कह सकते हैं वेतन जो होता है वो बाहरी जो अपने को मोटिवेट करता है कि यार मेरे को इतने पैसे कमाने। प्रशंसा भी बाहर से मिलती है, ये भी यह समझ सोच लेने, ये आंतरिक है। मैं जो है किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा हूं, सामने वाला कर रहा है, तो वो होती है बाह्य। ठीक है, पदोन्नति प्रमोशन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बाह्य होते हैं। लेकिन जुनून, कोई चीज करने का जुनून आंतरिक होता है। ये किसका उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा का। और उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि अपने को पूछा है कि बाह्य अभिप्रेरणा का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जुनून। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्यों? देखो, प्रतिभाशाली बच्चे किस संदर्भ में बेहतर होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे किस संदर्भ में बेहतर होते हैं? केवल अन्य के साथ झगड़ा करने की योग्यता में? बिल्कुल नहीं। ठीक है, केवल समस्याओं को हल करने की योग्यता में? ये हो सकता है। ठीक है, केवल शिक्षक की सहायता करने की योग्यता में? तो ये भी जो है आपका वैसे हो सकता है, लेकिन ये क्या है, गलत है। और उपयुक्त सभी तो गलत होगा, क्योंकि झगड़ा करना जो है प्रतिभाशाली बालक का जो है नहीं है। वैसे देखो केवल शब्द आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का सेंस समझे अपन तो इसका उत्तर जो बैठ रहा है वो सिर्फ 2 नंबर बैठ रहा है। कौन सा? कि समस्याओं को हल करने की योग्यता होती है किसमें? प्रतिभाशाली बालक में। तो कई क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजिंग आएंगे। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन भी सही लग रहा है, लेकिन अपने को क्या है, हमेशा उपयुक्त को चुनना है। किसको चुनना है? उपयुक्त को चुनना है। अगर ये यहाँ पर झगड़ा वाला नहीं होता ना, तो उपयुक्त सभी वाला जो है फिट बैठता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सही लग रहे हैं। लेकिन जो है यहाँ पर झगड़ा वाला ये बता रहे कि उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता, तो उपयुक्त कथन इसमें से है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपसारी चिंतन की विशेषताएं हैं। अभी ऊपर बात कर चुके अपन, थोड़ा सही नहीं छपा हुआ है, फिर भी दिख तो रहा है अपने को। अपसारी चिंतन की कौन सी विशेषताएं हैं? देखो, अपसारी चिंतन की विशेषता कौन सी है? अपसारी चिंतन जो होता है आपको पता है सृजनात्मकता से संबंधित होता है। किससे? सृजनात्मकता से संबंधित होता है। ठीक है, पहला ये आत्मनिष्ठ होता है। अपने को बताना है अपसारी चिंतन की क्या बतानी है, विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो ये आपका आत्मनिष्ठ होता है, बिल्कुल सही है, नोट कर लेना। ये विशेषता सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है, ऊपर बात कर चुके, ये भी बिल्कुल सही है। ये आगमन पद्धति से संबंधित है और अन्वेषणात्मक होता है। ठीक है, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर सोच कर रखना कि नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, क्या कहलाता है? मतलब नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा एवं उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक और सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा, वो ध्यान रखना। देखो,
ये थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, इनको अच्छे से देख लेना। जो ये आपने जो समायोजन की जो युक्तियां हैं, रक्षा युक्तियां भी कहते हैं इनको अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। जो नए लक्ष्य की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, क्या कहलाता है? तो ये आपका जो कहलाता है वो कहलाता है उदात्तीकरण। क्या कहलाता है? उदात्तीकरण। क्षतिपूर्ति की कल बात कर चुके अपन कल वाली क्लास में कि एक जो है लड़की है जिसका कद छोटा है, वो हाई हील यानी ऊंची एडी वाली जो है क्या पहनती है? सैंडल पहनती है ताकि हाइट बड़ी दिखे, तो वो होता है क्षतिपूर्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व मापन की किस विधि के रूप में किया जाता है? एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व मापन की किस विधि के रूप में किया जाता है? वापस देखो, एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व मापन की किस विधि के रूप में किया जाता है? तो एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि के रूप में? तो ध्यान रख लेना, वस्तुनिष्ठ, ठीक है। प्रेक्षण प्रक्षेपी विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो सीईटी है, टीएटी है, कल वाली क्लास आपने देखी होगी शाम वाली, तो आपको ये सारी चीजें मैं बता चुका उस क्लास में, तो यहाँ पर जो है ज्यादा एक्सप्लेन करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि कल जो अपनी उत्कर्ष मॉडल पेपर 10 हुआ था उसमें मैंने सब कुछ ये बता चुका मैं, ठीक है। रोरसा शाही दावा परीक्षण, ये सारे के सारे आपके प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव मेथड है। प्रेक्षण वाले कौन से? प्रेक्षण वाले जो है ये आपके बेल समायोजन वगैरह है, वो सारे के प्रेक्षण वाले हैं। तो ये जो आपकी समाजमिति विश्लेषण है ये आपकी वस्तुनिष्ठ विधि है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन क्या है आपका? सत्य है, वो बताना है। वर्दी केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, गलत बात है। मानसिक नहीं है, शारीरिक भी होती है। अनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। अनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं, आंशिक मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, तो केवल चौथा जो है इसमें सही है, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बांडुरा के सामाजिक अधिगम के 4 सिद्धांत कौन से हैं? बताओ। बांडुरा के सामाजिक अधिगम के 4 सिद्धांत। तो बांडुरा के सामाजिक अधिगम मैंने आपको जो इंग्लिश वाले बात बता रखी है, तो ये क्वेश्चन आते हैं हमेशा इंग्लिश में चले जाना, क्यों? क्योंकि इजी है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ये 4 शब्द याद रख लेना। हिंदी में अलग अलग लिखे आ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में हमेशा यही लिखे आएंगे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ये चीजें भी मैं आपको पहले की क्लासों में क्लियर करवा चुका कि जो आपका बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत या जो आपका प्रक्षेपणीय सिद्धांत है, उसके अंदर जो है आपको क्या करना है? अटेंशन, ये चारों लाइन से भी याद रख सकते हो। अटेंशन, रिटेंशन दोनों एक जैसे नाम है। रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन दोनों में I1 और यहाँ पर जो है अटेंशन, रिटेंशन स्टार्टिंग से ही जो दोनों को मैच कर सकते हो। तो ये चीज आपको इंग्लिश में याद रखनी है मेरे कहने पर, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन है आपका कि समायोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले ये समस्या समाधान करता है, बिल्कुल सही बात है। समायोजन जो है समस्या समाधान करता है, तो बिल्कुल करता है। ये संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल। समायोजन हमेशा संतुलन पर, जैसे अपने ऊपर पड़ गया ना क्षतिपूर्ति कि एक जो है छोटे कद की लड़की हाई हील की सैंडलें पहनती है ताकि वो बड़ी दिख सके, तो ये समस्या समाधान हो रहा है ना उसका, और संतुलन भी दे रहा है क्योंकि एडजस्ट भी कर रहा है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो जो समायोजन निरंतर चलता रहता है, तो ये जो है गलत हो गया, और गलत ही बताना था अपने को, तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंता से घिरा रहता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? देखो, इसमें एक चीज क्लियर कर लेना, अगर ये क्वेश्चन यहां तक होता ना, जैसे यहां पूर्व से ये इतना यहां तक होता कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखना अधिगम के किस प्रकार का अंतरण है, तो मैं इसका उत्तर करता शून्य अंतरण, क्योंकि कार चलाना और स्कूटर चलाने से कोई संबंध नहीं है। कार में अलग हैंडल होता है, उसमें स्टीयरिंग होता है, इसमें गियर अलग तरीके से चलते हैं स्कूटर में, ठीक है। स्कूटी में तो गियर ही नहीं होते, ठीक है, और जबकि गाड़ी में गियर अलग सिस्टम होता है, तो ये सब कुछ ब्रेक का ही अलग सिस्टम होता है। तो अगर ये क्वेश्चन इतना होता ना कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखना किस प्रकार का अधिगम अंतरण है,
तो शून्य अंतरण। क्यों? क्योंकि पहले की परिस्थिति ना तो जो है बाधा उत्पन्न कर रही है, ना सहयोग उत्पन्न कर रही है, कोई प्रभाव नहीं हो रहा साइकिल चलाना सीखने वाले से या स्कूटर चलाने वाले का, गाड़ी चलाने पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा, तो शून्य अंतरण। लेकिन इसने एक बात और कह दी कि उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना, तो सहायक हो रहे हैं इसका मतलब हो गया धनात्मक अंतरण। ये लाइन बस इसका उत्तर चेंज करी है, क्योंकि उसके पूर्व अनुभव सहायता कर रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा धनात्मक अंतरण। अगला क्वेश्चन, मैस्लो की आवश्यकता की सोपानकी का कौन सा चरण नहीं है? तो ये भी अपन बार बार पढ़ चुके, वापस याद दिला देता हूं मैं आपको। ऐसे जो है 5 जो आवश्यकताएं दी थी मैस्लो ने। सबसे पहला दैहिक या शारीरिक आवश्यकता, कौन सी? दैहिक या शारीरिक आवश्यकता, ठीक है। दूसरी जो आपकी दी थी दैहिक और शारीरिक के बाद में सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है। तीसरी प्रेम या आत्मीयता की आवश्यकता, ठीक है। चौथी आपकी सम्मान की आवश्यकता, और पांचवी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। किसकी? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब बताओ कौन सी जो है इस सोपानकी का चरण नहीं है मैस्लो वाली का? जैविक आवश्यकता, जिसको दैहिक आवश्यकता कहते हैं। शारीरिक, जैविक और दैहिक एक ही नाम है, तो ये तो है, ठीक है। सम्मान की आवश्यकता, ये रही सम्मान की, तो ये है। सुरक्षा की आवश्यकता, ये रही सुरक्षा, तो ये भी है। तो व्यवहारिक आवश्यकता नहीं है, ध्यान रख लेना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन था कि कौन सा जो है सोपानकी का चरण नहीं है मैस्लो वाली का? तो व्यवहारिक आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ग्रंथियों के आधार पर, तो ग्रंथियों के आधार पर जो है व्यक्तित्व को जो है किसने जो है वर्गीकरण किया? तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण करने का श्रेय आपका जाता है कैनन का, ठीक है। ये आप याद कर लेना। इन्होंने जो है ये दी थी हाइपर एड्रिनल, ठीक है, ऐसे जो करके दिए थे ना, हाइपर जो है थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड, ऐसे करके इन्होंने नाम दिया था, ठीक है, हाइपोथायराइड, ठीक है। इसके अलावा जो है पिट्यूटरी व्यक्तित्व है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एड्रिनल व्यक्तित्व भी दिया था। ये सारे जो है ये पढ़ लेना आप अच्छे से। ये जो है ग्रंथियों के आधार पर कैनन ने दिया था। जुंग ने 2 प्रकार का दिया था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ठीक है। ये 2 व्यक्तित्व किसने दिए थे? ये दिए थे कार्ल जुंग ने। स्पेंजर ने दिए थे, ये भी आपको याद रखना है। 6 प्रकार के दिए थे। एक तो सैद्धांतिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं। दूसरा दिया था इन्होंने जो है आपका आर्थिक, कौन सा दिया था? आर्थिक दिया था, दूसरा आर्थिक। तीसरा जो इन्होंने दिया था कलात्मक के अलावा इन्होंने दिया सामाजिक के अलावा इन्होंने दिया राजनीतिक के अलावा जो है राजनीतिक, और राजनीति के अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट धार्मिक व्यक्तित्व इन्होंने ही दिया है, ध्यान रख लेना, धार्मिक। ये दिया स्पेंजर ने। क्रेसमैन ने शरीर की रचना के आधार पर दिया है, जिसमें जो है पिकनिक है, ठीक है। एक तो पिकनिक प्रकार का दिया, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि ये अपन पहले चर्चा कर चुके। एक एस्थेनिक नाम से दिया, और एक एथलेटिक नाम से दिया, एथलेटिक, और एक आपका दिया डाई प्लास्टिक, जो इन तीनों का मिक्सर होता है, डाई प्लास्टिक नाम से। तो ये जो है ध्यान रख लेना आप। तो ग्रंथियों के आधार पर कैनन ने वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि शब्द की अवधारणा किसने दी? तो ये अवधारणा ध्यान रखना सिरिल बर्ट ने दी। किसने? शैक्षिक लब्धि संप्रत्यय सिरिल बर्ट द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां किसके मन में पाई जाती है? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत आपका सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। और इसमें यह कहा कि जो मूल प्रवृत्तियां जो व्यक्ति है उसके अचेतन मन में पाई जाती है। कौन से मन में? अचेतन मन में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि एनईपी 2020 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों में वर्ष 2025 तक किस कक्षा तक के प्रत्येक बालक को मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य 2025 तक कौन सी कक्षा तक? तो उत्तर ध्यान रखना कक्षा 3 तक, यानी कि कक्षा 3 तक जो है 2025 का टारगेट रखा गया था कि मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान होना चाहिए। कौन सी कक्षा तक? कक्षा 3 तक। फिर है पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था जो है किस प्रकार की अवस्था है? तो देखो पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाएं थी। पहली नैतिक यथार्थता, कौन सी? नैतिक यथार्थता, ठीक है। ये आपकी 7 से 8 वर्ष तक होती थी, ठीक है। फिर आती थी नैतिक समानता, क्या? नैतिक समानता, और ये लगभग 8 से 12 वर्ष तक, ठीक है। और फिर आती थी नैतिक सापेक्षता, कौन सी? ये तीनों याद रख लेना आप, नैतिक सापेक्षता, और ये आपकी 12+। और आपको पता है किशोरावस्था 12+ की आयु होती है, और इसी अवस्था को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है स्वायत्त नैतिकता, या हम कह सकते हैं सहयोगात्मक नैतिकता, सहयोगात्मक
नैतिकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था में कौन सी अवस्था है, नैतिक सहयोग जो नैतिक या सॉरी स्वायत्त नैतिकता या सहयोगात्मक नैतिकता। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 स्वायत्त नैतिकता। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक यूनिक अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, रोस के अनुसार जो है कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। मतलब जो है एक प्रकार से मिथ्या परिपक्वता मतलब परिपक्वता नजर आती है लेकिन होती नहीं है, ठीक है, झूठी परिपक्वता कह सकते हो। तो रोस के अनुसार मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसको कहा जाता है, तो ध्यान रख लेना बाल्य अवस्था को। अगला क्वेश्चन है ब्रूनर के सिद्धांत के विकास के सिद्धांत ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है। तो देखो संज्ञानात्मक विकास जो ब्रूनर ने दिया था उसमें 3 जो है इन्होंने दिए थे। एक तो इनेक्टिव, 3 स्टेज थी। इनेक्टिव को कहते हैं सक्रियता, क्या कहते हैं, सक्रियता। तो सक्रियता कहां पर है, ये रही, तो ये तो है, इसमें नहीं पूछा है। दूसरा दिया था इन्होंने आइकॉनिक, आइकॉनिक का मतलब हो गया जो है दृश्य प्रतिमा से संबंधित, तो ये रहा। फिर तीसरा दिया था इन्होंने सिंबॉलिक, ठीक है, इंग्लिश में भी नाम सिंबॉलिक को कहते हैं सांकेतिक, तो ये भी रहा। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। इंग्लिश में याद रखो तो इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। हिंदी में याद रखो तो सक्रियता, दृश्य प्रतिमान और सांकेतिक। तो कौन सा नहीं है, आंकिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा। यानी आरटी 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक का बालक का जो किसी भी स्कूल में नहीं गया कभी भी, उसको आप किसके आधार पर एडमिशन दोगे। मान लो कि 8 वर्ष का हो गया, 6 वर्ष से ऊपर कितना भी हो सकता है, तो किस आधार पर दोगे, तो उसकी आयु के अनुरूप दोगे। ये नोट कर लेना नए स्टूडेंट है, क्योंकि जो आरटी 2009 है वो आयु के अनुरूप कक्षा का जो है प्रावधान करता है कि अगर आप मान लो कि 8 साल का बच्चा है, अगर उसने कहीं भी शिक्षा नहीं ली है तो उसको 8 साल के बच्चे को आप डायरेक्ट तीसरी या क्लास में बैठाओगे, ठीक है। 6 साल के को पहली में, 7 साल के को दूसरी में, 8 साल के को जो है तीसरी क्लास में बैठाओगे। अगर कोई 10 साल का बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया उसको सीधा 5वीं क्लास में ही बैठाओगे। ये कहता है, कौन कहता है, आरटी अधिनियम 2009। उम्र के या आयु के अनुसार जो है एडमिशन होना चाहिए। फिर निम्न में से कौन सा स्थूल चलन का कौशल नहीं है। स्थूल चलन का कौशल का उदाहरण नहीं है। स्थूल चलन कौशल क्या होता है, जिसमें अपने शरीर का जो है क्या करते हैं, ज्यादातर भाग यूज लेते हैं बड़े स्तर पर। और सूक्ष्म होते हैं, एक सूक्ष्म चलन कौशल कौन से होते हैं, जिसमें हम अंगूठा या कुछ छोटे जो अंगुलियों का ही प्रयोग करते हैं, जैसे लिखना पढ़ना, ये सारे जो है सूक्ष्म कौशल है, क्योंकि इसमें हम 2-3 अंगुलियों का ही उपयोग लेते हैं, ठीक है। स्थूल में क्या होता है, ज्यादातर शरीर के पूरे अंग का प्रयोग लिया जाता है, एकदम पूरा जो है, जैसे उछलना, इसमें आप पूरे जो है शरीर का प्रयोग ले रहे हो, दौड़ने में भी ले रहे हो, कूदने में भी ले रहे हो। लेकिन ब्लॉक बनाना, कोई ब्लॉक बना रहे हो तो आप जो है उंगलियों से यह कर रहे हो। लिखना भी ध्यान रखना सूक्ष्म कौशल है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि 1 मिनट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी एनसीएफ 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। सबसे पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, तो ये भी इसका उद्देश्य है। अधिगम की रटना विधि को सुविधाजनक बनाना, रटने को जो है बिल्कुल हटाया गया है, तो रटने को सुविधाजनक बनाना तो इसका उद्देश्य नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समर्थ पाठ्यचर्या प्रदान करना, तो बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है अन्य राज्यों के परिचयात्मक भ्रमण द्वारा बालकों का व्यक्तित्व विकास करने के उद्देश्य से किस योजना का आरंभ किया गया है। मतलब राजस्थान के बच्चों को अन्य राज्यों के जो है टूर पर, भ्रमण पर ले जाने के लिए किस योजना का प्रारंभ किया गया है। तो ध्यान रख लेना, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, जिसमें 2000 छात्र प्रतिवर्ष जो है नवंबर महीने में ले जाए जाते हैं। नवंबर महीने में ध्यान रखना, अकेडमिकता यानी कि जो है नंबरों के आधार पर 2000 बच्चों का चयन किया जाता है पूरे राजस्थान में से, जिसमें अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत दूसरे राज्यों के भ्रमण पर ले जाया जाता है। ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। सबसे पहला, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, तो पहला ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण नहीं करता, वो समस्या समाधान में सहायता करता है। किसमें? जो रोजमर्रा की समस्या होती है तो उसमें सहायता करता है, समस्या समाधान में मदद करता है, ना कि जो है
सिद्धांत निर्माण में। ये व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, बिल्कुल। देखो समस्या समाधान में सहायक है। त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर केंद्रित होता है, बिल्कुल। त्वरित यानी अचानक जो समस्या आ जाती है उन पर केंद्रित होता है। ये रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जिससे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होता है, बिल्कुल। ये परिवर्तन के में सहायक होता है, तो पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना, तो बिल्कुल जो है समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना जो है उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण का क्या है? निदानात्मक शिक्षण का काम है, तो ये तो नहीं होगा। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाना, ये है इसका उत्तर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बच्चों को श्रेणियों में बांटना नहीं है, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना भी नहीं है। उत्तर हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। तो ये आपका कलाम द्वारा आयोजित फाइनल टेस्ट 2 था। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवन।